हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यह आज का सेशन हमारा रहने वाला है ग्रुप डी साइंस का। रेलवे ग्रुप डी की जो अभी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसका एग्ज़ाम है रिसेंट में, उसका यह सेशन रहने वाला है। रेलवे ग्रुप डी आपका सेशन रहेगा बाईलैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। सेशन में क्या है भाई, अब कर लो 25 नंबर पक्के। 25 नंबर पक्के करवाने के लिए यह सेशन लिया जा रहा है। जो इस सेशन को अटेंड करेंगे, मान लीजिए 25 नंबर पक्के हैं उनके। क्यों? क्योंकि मोस्टली ऐसे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो रिसेंट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के सिलेबस को, पैटर्न को देखते हुए। तो साइंस आपकी पूरी कवर कराई जा रही है चैनल पे। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सारे पार्ट्स को अच्छे से देखें ताकि आप सारा चीज़ें कवर कर पाएँ। यह हमारा साइंस का सेशन रहने वाला है। शुरू करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न के साथ। देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो पर्यावरण और जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है? किस किस के बीच का अध्ययन करेगी? पर्यावरण और जीवों के बीच का। यह क्या भाई इसने पूछा है, वो स्टडी कौन सी है, ऐसा अध्ययन कौन सा है, ऐसी पढ़ाई कौन सी है जो पर्यावरण और जीवों से जुड़ी हो? तो पर्यावरण और जीवों से जुड़ी हुई, जिसके अंदर हम पर्यावरण व जीवों के पर्यावरण के साथ रिश्तों के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो वह है आपकी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर हम पर्यावरण पढ़ते हैं। इको से मतलब हमारा क्या है? पर्यावरण। लॉजी उसका अध्ययन, पर्यावरण में जीव कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ में, उसका अध्ययन आपका इकोलॉजी, पारिस्थितिकी कहलाती है। प्राणी विज्ञान जूलॉजी, जूलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में, कैसे खाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कितनी तरह के जीव हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंदर हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधे कैसे, क्या क्या, किस तरह से खाना खाते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं, उन सब के बारे में। शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, जैसे हमारा दिल कैसे काम करता है, श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, आपका पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर, कि शरीर की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं, वह है शरीर क्रिया विज्ञान। सो हमारा इकोलॉजी समझ में आ गया कि पर्यावरण का जीवों के साथ में किस तरह का रिश्ता है। मान लो भाई, जैसे कि पर्यावरण में अगर पेड़ ना रहे तो जीव कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जिएंगे? क्यों? क्योंकि जीव तो पेड़ों के ऊपर ही निर्भर है, अपना खाना पेड़ पौधों से लेते हैं। तो ये जो जीव पेड़ पौधों पे डिपेंड है, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हैं, ये जो चीज है, इनके बारे में पढ़ना आपका क्या है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह जो आपके आज की सेशन की पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और जितना भी सिलेबस रहेगा उसके नोट्स, उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू आपको सारे उसमें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस सेशन के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू, जितने भी क्वेश्चन सेशन में कराए जाएंगे सारे आपके पीवाईक्यू रहने वाले हैं। सो यहाँ से आप जल्दी से जल्दी, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। देखते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, कौन सा भौतिक परिणाम सदिश है? सदिश मतलब वेक्टर, क्या है? सदिश का मतलब है आपका वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है भाई? वो मात्रा के बारे में भी बताए और दिशा के बारे में भी बताए, मात्रा और दिशा दोनों के बारे में बताए, वो आपका क्या रहता है? सदिश।
इन तीनों चीजों के बारे में बताए जो। ठीक है, अब हमारा इनमें से कौन सा है, देखिए सबसे पहले हम कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य हमें केवल मात्रा बताती है, केवल क्या बताएगी, मात्रा, कि कितनी मात्रा में कार्य हुआ, ये नहीं बताएगी कि कौन सी दिशा में कार्य हुआ। एनर्जी, एनर्जी हमारी क्या है, अदिश है भैया, है इसलिए क्या है, अदिश है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मात्रा के बारे में ज्ञान दे रही है, अदिश है। ठीक है, एनर्जी भी हमारी क्या है, अदिश है। ये भी क्या बताती है, सिर्फ मात्रा के बारे में, कितनी मात्रा में एनर्जी मिली, तो यह भी मात्रा बताएगी, यह भी अदिश है आपकी। फोर्स, फोर्स क्या बताता है, फोर्स बताएगा कि किस मात्रा में और किस दिशा में लगा है, तो दिशा भी बताता है और मात्रा भी बताता है, तो ये क्या है, सदिश है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। बल जो है वह सदिश आपका परिणाम है। पावर, पावर क्या बताता है, पावर भी केवल मात्रा के बारे में, कितना पावर लगाया है, तो यह भी आपका अदिश होगा। देखिए, मान लीजिए कि दरवाजा है, ठीक है, अभी इस दरवाजे पे आप बल लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, बल लगाओगे, दरवाजा है इस पे आप बल लगाओगे, ठीक है। तो दरवाजे पे बल कौन सी दिशा में लग रहा है, वो उस चीज की बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है कि दरवाजे के ऊपर बल लगेगा और वह खुल जाएगा, तो दिशा मायने रखती है बल के केस के अंदर, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूछा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अक्कर ड्यू टू, आपका प्रकाश का अपवर्तन किसकी वजह से होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश की गति के बदलने की वजह से। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदलती है और दिशा भी बदलती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन आपका क्या होता है, अपवर्तन होता है प्रकाश की गति का प्रकाश की गति का बदलना व दिशा का बदलना आपका क्या कहलाता है, अपवर्तन। तो ये प्रकाश की गति का के अंदर परिवर्तन होगा तभी तो उसकी क्या कहते हैं, अपवर्तन होगा। तो ये तो सीधी सी इसकी परिभाषा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगला है हमारा ऑप्शन क्या देके पूछा था कि भाई प्रकाश का रंग बदलने से कभी भी अपवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन था प्रकाश का स्रोत बदलने से भी अपवर्तन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है दर्पण की प्रकृति, इससे भी दर्पण की प्रकृति क्या बदलती है भाई, परावर्तन के ऊपर असर डालती है, परावर्तन के ऊपर असर डालती है, ना कि अपवर्तन के ऊपर। तो अगर परावर्तन पूछा जाता तो नेचर ऑफ मिरर जो हमारा दर्पण की प्रकृति है कि भाई आपका दर्पण किस तरह का है वो मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि अपवर्तन किसके कारण होता है, तो अपवर्तन तो गति के परिवर्तन की वजह से होता है, लेकिन अगर परावर्तन पूछा जाता तो ये किसकी वजह से होता है, आपका दर्पण की प्रकृति की वजह से भी बदलता है। अब अपवर्तन क्या है, मान लो अब ये पानी है, ये गिलास में पानी है, अब हम इसके अंदर एक पेंसिल डालते हैं, देख लेते हैं, हम करके देख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, जब हम इसके अंदर पेंसिल डाल देंगे तो वह पेंसिल हमें हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देगी, क्यों,
क्योंकि पहले जो पेंसिल थी वो एयर के अंदर थी। एयर क्या है? हवा। हवा दूसरा माध्यम है, और फिर वह पानी के अंदर गई है। पानी आपका दूसरा माध्यम है। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपकी क्या कहते हैं, रोशनी ट्रेवल करती है, प्रकाश ट्रेवल करता है, प्रकाश जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो क्या होता है? आपका गति के अंदर बदलाव होता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर तो क्या कहते हैं, जो पानी है लिक्विड है, उसके जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो कण हैं वो पास पास होते हैं, लेकिन हवा में ऐसे दूर दूर होते हैं। तो जब ऐसी जगह से ऐसे एरिया में जाएगा तो गति तो बदल जाएगी। गति क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन गति के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्ध रूप विद्युत का संचालक क्यों नहीं करता? जो पानी का शुद्ध रूप है वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर कोई भी फ्री आयंस नहीं होते हैं। अब विद्युत का सुचालक इसी की वजह से होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहां जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहां वहां विद्युत भार पास हो सकती है, विद्युत का क्या कहते हैं संचालन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो इस ऑप्शन में इनमें से आयन नहीं होते, कोई भी आयन नहीं होगा तो विद्युत का संचालक नहीं होगा। और जो आपका शुद्ध पानी होता है, शुद्ध रूप का जो पानी होगा, उसके अंदर कोई भी आयन्स नहीं होते। पानी के अंदर कोई आयन नहीं होते। आयन नहीं होंगे तो वह विद्युत का सुचालक संचालक नहीं करेगा। सुचालक नहीं होगा, क्या होगा? कुचालक होगा। मान लीजिए जैसे हमारा ये जो पानी होता है, नदी का पानी है, नदी के पानी के अंदर तो क्या होते हैं? आयंस होते हैं, तो वह सुचालक हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वह क्या है? कुचालक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं। यह इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो पित्तल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब है। तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि तांबा प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन क्या बनाता है? आपका कांसा बनाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है तांबा और एल्यूमिनियम। तांबा और एल्यूमिनियम आपका एल्यूमिनियम ब्रोंज बना देगा। अगला है तांबा और लोहा। तांबा और लोहा एक मिश्र धातु बनाएगा, जो सामान्य नहीं होता है। किसी भी तरह का आपका मिश्र धातु बन सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? कितना होगा? 120 दिन का होता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। यह कहाँ से बनती हैं? ये बोन मैरो के अंदर बनती हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। बोन मैरो के अंदर बनती हैं और इसका 120 दिन की जीवन काल होता है। 120 दिन में यह नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? उत्सर्जित कौन सी गैस होती है? देखते हैं, ऑक्सीजन होती है हमारी उत्सर्जित, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रयोग में होती है। प्रयोग यह होगी, ठीक है, और पैदा यह होगी, ठीक है। बनेगी ऑक्सीजन और आपकी प्रयोग होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी? इनमें से ऊर्जा की यूनिट कौन सी नहीं है? तो इनमें से ऊर्जा की यूनिट क्या नहीं है? न्यूटन नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। जूल में भी एनर्जी को मापा जाता है, किलोवाट घंटा में भी, अर्ग में भी मापा जाता है, लेकिन न्यूटन में नहीं मापा जाता। तो इसने पूछा था कौन किस में नहीं मापा जाता, ऐसा इकाई क्या नहीं है? तो आपकी न्यूटन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर, ये हम कर चुके हैं। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन गिव, जब हम लाइमस्टोन को तोड़ देते हैं तो क्या मिलता है हमें, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है चूना अपघटन चूना अपघटन से क्या होता है। प्रश्न यही पूछा गया है कि चूना अपघटन से क्या होगा। तो चूने के अपघटन से क्या होता है, मान लीजिए हमारा CaCO, इसको हम हीट दे दें तो ये CaO प्लस CO2 के अंदर अपना निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी हमारी, CO2 के अंदर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूना जब अपघटन होता है, चूना टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अगला प्रश्न है डोलामाइट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। डोलामाइट को हीट करने पे, गर्म करने पे क्या प्राप्त होगा। तो डोलामाइट को जब हम हीट करते हैं, मान लीजिए CaMgCO3 तो इसको जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो CaO हमें प्राप्त होगी, MgO प्राप्त होगा हमें, और हमारे पास 2CO2 प्राप्त होगी। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारा सीधा सा आंसर होगा इसके अंदर MgO मिलेगा हमें, ठीक है, MgO हमें मिल जाएगा। यह भी मिल जाएगा लेकिन हमें तो सही सा प्रोडक्ट बताना है, तो MgO ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा। हमारा शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, हमारा साधारण नमक, सामान्य नमक। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अब हम देखते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हमारा क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ से ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हमारा NaOH होगा, ठीक है। कॉमन सोल्ट का हमारा NaCl होगा। बेकिंग सोडा का हमारा NaHCO3 होगा। सल्फर का हमारा S होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो यह अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी, ये भी हम कर चुके हैं। इससे अगला देखते हैं इंसुलिन का स्राव किससे होता है, मतलब वह जो इंसुलिन है वो किससे सिक्रीट होता है, उसका स्राव किससे होता है। तो इंसुलिन हमारा अग्नाशय से स्रवण होता है, अपना अंगाशय से निकलता है इंसुलिन। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। बाकी देखते हैं हमारा किससे क्या निकलता है। यकृत से हमारा क्या निकलता है, बाइल निकलता है, ठीक है। यह क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि के लिए जो हार्मोन होता है, उसको वृद्धि के लिए जो होता है उसको सिक्रीट करती है, और वृद्धि बढ़ाने के लिए हमारी जरूरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं पानी का शुद्ध रूप बिजली का सुचालक क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते हैं।
बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है हमारा NaHCO3। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस तरह के सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये Na2CO3 हमारा क्या है? वॉशिंग सोडा है। NaCl हमारा कॉमन सोल्ट है। K2CO3 हमारा पोटाश है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंग किस धातु पर लगती है? आयरन के ऊपर, हमारी लोहे के ऊपर जंग लगती है। इससे अगला प्रश्न है, HCl गैस पानी में घुलकर क्या बनाती है? तो HCl गैस पानी में घुलकर क्या बनाएगी, देखते हैं। जो HCl गैस है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है पानी में घुल के। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर होता है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और यह सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ कराने की कोशिश करेंगे। और आप चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको अपने 25 नंबर पूरे करने हैं, पूरे 25 नंबर एग्ज़ाम में लेने हैं, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। क्योंकि अब आपके डेली वीडियो आएगी, क्वेश्चंस की PYQ कराए जाएंगे और रिलेटेड फैक्ट्स कराए जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी साइंस के यह सेशन रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ।